स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, आपकी जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल्स दिए थे, उन न्यूमेरिकल्स के आंसर जो हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। जिनमें पहला क्वेश्चन था कि फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, इस गैस को लाफिंग गैस भी कहते हैं, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के तौर पर। तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी लाफिंग गैस जो है इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू। तो रिवर्सिबल रिएक्शन नीचे लिखा हुआ है 2N2O, रिवर्सिबल रिएक्शन 2N2 + O2। अब इसके अंदर N2O और O2 के बारे में लिखा है कि N2O की 1.1 मोल पर DM³ कंसंट्रेशन है, N2 की 3.9 है, और इसके अलावा 1.95 है आपके पास O2 की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हमने क्या मालूम करना है, केसी निकालने के लिए हमारे पास मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट्स की जो मल्टीप्लाई करने के बाद मोलर कंसंट्रेशन जो है वो आंसर, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करने के आंसर। तो हम जो केसी की वैल्यू बनाएंगे वो केसी की वैल्यू क्या बनेगी, केसी ऊपर वाले रिएक्शन को अगर मैं सामने रखूं तो ये रिएक्शन की वजह से क्या बनेगी, केसी की वैल्यू ये N2, और क्योंकि जो पीछे वाले मोल्स होते हैं या मोलर कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट है वो पावर बन जाते हैं, तो N2 की पावर स्क्वायर आ जाएगी, फिर आगे O2 आएगा और O2 के नीचे डिवाइड होगा N2 और पावर स्क्वायर होगी, क्योंकि पीछे की तरफ आपके मोलर कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट N2O का कितना है, आपके पास 2 है। ठीक है, जिनकी माइक्स ऑन है मैं उनके माइक्स ऑफ करने लगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम ना हो। अच्छा चलें आगे नीचे की तरफ चलें तो हम वैल्यूज को पुट करेंगे। 3.9 जो है वो N2 की है, 1.95 O2 की है, और उसके अलावा N2O की 1.1 है। तो इसको जब हम पुट करके इसका आंसर निकालेंगे तो आंसर आएगा 24.51। ज़्यादातर बच्चों का ये आंसर ठीक था। ठीक है, और साथ में यूनिट क्या है किसी का यहाँ पर आ रहा मोल पर DM³। अब चेक कर लेते हैं, मोल पर DM³ भी आना है। तो अगर N2 के पावर स्क्वायर तो N2 के लिए हमारा आएगा मोल पर DM³, तो उसका स्क्वायर, फिर आगे आपके पास ऑक्सीजन के लिए भी मोल पर DM³ आएगा, नीचे मोल पर DM³ आएगा उसका स्क्वायर N2O के लिए, तो नीचे वाला मोल पर DM³ है, नाइट्रोजन N2 के यूनिट्स के मोल पर DM³ के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा मोल पर DM³ में। ठीक है, तो ये मोल पर DM³ में कैसे आएगा इसको आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ठीक है, मेरे जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल आपके साथ साथ कर रहा हूँ। जिस बच्चे ने अभी MHP कौन है तो उसने कहा है तो वो साथ साथ देखते थे। ठीक है, तो अब दूसरा वाला क्वेश्चन जो था उसमें आपकी इक्वेशन जो है न्यूमेरिकल के अंदर उल्टी है, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन और आयोडीन गैस बन गई है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम HI से स्टार्ट होगा और H2 और I2 पे खत्म हो, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन चलेगा। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, नीचे की तरफ देखिए आपकी ये इक्वेशन बनाई हुई है 2HI रिवर्सिबल रिएक्शन H2I2। यहाँ पर अब्दुलरहमान से एक छोटी सी गलती हुई थी कि अब्दुलरहमान ने इक्वेशन ठीक लिख ली थी, लेकिन केसी की वैल्यू में प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट लिख दिए थे और रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट, इसकी वजह से आंसर 50 आ रहा था। जबकि आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट आपके हैं H2 और I2 यहाँ पर, और रिएक्टेंट आपका है HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसके लिहाज से जो केसी की वैल्यू बनेगी वो अब रिएक्शन की जो इक्वेशन है उसके लिहाज से बनेगी H2 स्क्वायर ब्रैकेट I2 स्क्वायर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय HI के स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, H2 और सर I2 ये रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? अब यहाँ पर क्योंकि HI डिकम्पोज हो रहा है तो HI रिएक्टेंट होगा और H2 और I2 प्रोडक्ट होंगे। तो H2 और I2 क्योंकि प्रोडक्ट हैं तो वो ऊपर आएंगे और रिएक्टेंट नीचे जाएंगे। ठीक है, चलें, इसी वजह से आपकी वो छोटी सी गलती हुई थी कि आपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दिया था, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दिया था। तो यहाँ पर H2 और I2 प्रोडक्ट्स हैं और HI जो है वो रिएक्टेंट है, और क्योंकि HI के साथ 2 आ रहा है इक्वेशन के अंदर मोलर कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे HI के ऊपर। उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 0.019, और यूनिट्स क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर कैंसिल हो जाते हैं केसी के, तो इसलिए कोई यूनिट साथ नहीं होगा। अगर बुक में कोई यूनिट लिखा हुआ है तो उसको आप खत्म कर लीजिएगा। ठीक है, आगे तीसरा वाला न्यूमेरिकल था N2 और O2 मिलकर बना रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू NO गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। इसमें आपको केसी की वैल्यू दी हुई है 1.1 10⁻⁵। ठीक है, और उसके अलावा आपको 1.7 10⁻³ मोल पर DM³ नाइट्रोजन की और 6.4 10⁻³ मोल पर DM³ ऑक्सीजन की वैल्यू दी हुई है। यहाँ देखें आपको केसी के साथ कोई यूनिट्स नहीं दिए हुए, अगर बुक में कोई यूनिट हैं दिए हुए तो आप उनको रिमूव कर सकते हैं।
अगर बुक में यूनिट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और वैसे मेरे ख्याल से बुक में नहीं दिए होंगे। तो केसी के यूनिट्स दिए हुए हैं, तो आप पहले आपकी जो इक्वेशन है उससे आप केसी निकाल लोगे। केसी की वैल्यू क्या आएगी, प्रोडक्ट की जो मोलर कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, यानी NO का स्क्वायर बन जाएगा। टेम्परेचर क्यों लिखते हैं सर? टेम्परेचर इसलिए सर लिखते हैं सर क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो रिएक्शन है वो एक खास टेम्परेचर पे होते हैं। कोई भी रिएक्शन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस पर होगा। कुछ रिएक्शन 100 डिग्री सेल्सियस पर इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं, तो कुछ रिएक्शन माइनस में भी टेम्परेचर हो तब भी इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम के लिए रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर, प्रेशर और ये जो उसकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनकी भी काफ़ी कह लें दारोमदार होता है। और यही चीज़ हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ी हुई थी कि प्रेशर टेम्परेचर को वेरी करके हम इक्विलिब्रियम को अटेन भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो अटेन करने के लिए टेम्परेचर जो है वो लिखना जरूरी होता है। अच्छा, आप यहाँ पर देखें, यहाँ केसी की वैल्यू आपको दी हुई है, तो देखें जरा नीचे भी आपको केसी की वैल्यू जो है वो वहाँ पर पुट करके दिखाई हुई है, 1.1 10⁻⁵ और एन नोट की वैल्यू आपको नहीं पता, N2 की और O2 की वैल्यू आपको पता है, ऊपर गिवन है। तो आप उनको पुट करके रीअरेंज करके इक्वेशन को एन नोट के स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 11.96 10⁻11। आप जब अंडर रूट लोगे NO के स्क्वायर का, तो दोनों साइड पे अंडर रूट लोगे, स्क्वायर रूट लोगे, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा NO की वैल्यू 0.09 10⁻⁵ मोल पर DM। और आपको मैंने बताया कि कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की जो भी है उसकी अगर सिर्फ उस एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को देखें तो हमेशा मोल पर DM³ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ NO की क्या होगी, मोल पर DM³ नहीं होगी, ठीक है। इसको आप बैक कैलकुलेट करके उसके कंस्टेंट्स को भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे चौथा जो न्यूमेरिकल था उसके अंदर यहाँ लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं, जिसके अंदर आपके पास 0.31 मोल पर DM³ आपके पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या है, जो है अमोनिया है, ठीक है, हाँ अमोनिया है। आप सॉरी अमोनिया नहीं, आपके पास 0.3 के करीब है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस 0.50 मोल पर DM³ के करीब, और वो मिलकर बना रहे हैं जो केसी की वैल्यू है वो 0.50 मोल -2 DM6। तो आपने कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया निकालनी है जैसे आपने ऊपर किया है। तो अब आप पहले देखेंगे आपका इक्वेशन क्या बनेगी, N2 + 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3, ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसके जरिए आप केसी की वैल्यू पहले निकालोगे। केसी की वैल्यू क्या आएगी, प्रोडक्ट और उनके मोलर कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट स्क्वायर में आ जाएंगे, यानी उसकी पावर आ जाएगी, यानी NH3 के पीछे 2 है तो वो पावर बन जाएगा। तो NH3 की पावर क्या बन गया, 2 डिवाइडेड बाय N2, और H2 क्योंकि पीछे मोलर कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट 3 है तो वो पावर 3 बन जाएगी H2 की। अब आप NH3 की वैल्यू पर देखो, आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपको N2, H2 और KC की वैल्यू मालूम है, तो आप इन तीनों को वैल्यूज को पुट करके रीअरेंज करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.01875। तो इसके जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे तो NH3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.136 मोल पर DM³, ठीक है। तो ये आपके पास चारों के चारों न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा इस फाइल के अंदर जो आपकी ये फाइल है इसमें मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन, इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन और बाकी चीज़ें भी हैं। ये मैं आपको शेयर करूंगा जब आपका चैप्टर मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा और आपके क्विज जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्विज जो है आपके पहला क्विज कंप्लीट होने के बाद आपको ये फाइल ग्रुप में शेयर की जाएगी, इसको आप अपने पास सेव करके रख लीजिएगा ताकि आपको आगे जो चैप्टर्स हैं उनकी नोट्स साथ साथ मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर MHB ने MHB मुझे नहीं पता ये कौन है, इसने पूछा है कि H2 का क्यूब कैसे बना। तो पीछे की तरफ इक्वेशन अगर देखें तो वहाँ पर H2 के साथ पीछे मोलर कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 3 है, यहाँ देख लें 3H2, इक्वेशन में 3H2 है, तो क्योंकि 3H2 है तो ये जो 3 है ये पावर बन जाएगा, इसी वजह से H2 के ऊपर स्क्वायर आया, क्यूब आया है, ठीक है। ये आप मेरे ख्याल से पिछले लेक्चर्स में नहीं थे, तो अब इस लेक्चर के अंदर आप फिलहाल क्लास के साथ मीट करके करो, जो नई चीज़ें होंगी तो साथ साथ आपको पता चलती जाएंगी। अब मैं आपकी जो आज की टॉपिक है उसके ऊपर जा रहा हूँ, जो हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस टॉपिक को समझना अगर आपने है तो बेसिक आपको दिमाग में तो कुछ केसी की वैल्यू और को दिमाग में रखना पड़ेगा कि केसी क्या होता है। उसके अलावा एक नई चीज़ आएगी जो है क्यूसी,
क्यूसी यानी कुशेंट जो है आपका रिएक्शन का, और केसी जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इन दोनों के बारे में पहले तो आपको पता हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और कुशेंट रिएक्शन का क्या होता है, ठीक है। तो ये जो किसी बच्चे का जो ये ब्लू सा मार्कर है वो रिमूव कर लें, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या होता है इसको समझाने के लिए पहले तो आप जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक में इंपॉर्टेंस आपने पढ़नी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों अहमियत का हामिल है, इससे हमें क्या चीज़ पता चलती है। तो इससे हमें दो चीज़ें पता चलती हैं। पहली, हमें प्रिडिक्शन होती है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, रिएक्शन रिवर्स जा रहा है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, इसके बारे में हमें अंदाजा होता है, प्रिडिक्शन हमें होती है इसके जरिए केसी की वैल्यू से। तो केसी की वैल्यू हमें क्या बताती है, प्रिडिक्शन देती है, एक अंदाजा देती है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्शन रिवर्स जाएगा, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगा, ठीक है। तो ये जो आपने है याद रखना है कि प्रिडिक्शन आपको मिलेगी रिएक्शन की, कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, या फॉरवर्ड होगा, रिवर्स होगा, या इक्विलिब्रियम पे होगा। ये हमें किससे पता चलेगा, हमें प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इसके तरीके से। लेकिन दूसरा वाला जो मेथड है उसमें हमें ये पता चलेगा, यानी इससे अगला वाला जो है वो प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जरिए ये भी देख सकते हैं कि कितनी हद तक रिएक्शन हुआ है। पीछे हमने ये देखना था कि रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, रिवर्स होगा, या इक्विलिब्रियम पे होगा। यहाँ हम ये देखेंगे प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के अंदर कि रिएक्शन कितने हद तक होगा, यानी क्या रिएक्टेंट से आधी से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएंगी, क्या रिएक्टेंट से थोड़ी सी प्रोडक्ट बनेंगी, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान इक्विलिब्रियम होगा। ये सारी चीजें हम देखेंगे कि एक्सटेंट कितनी हद तक रिएक्शन जा सकता है। तो ऊपर वाला है प्रिडिक्शन, हमने क्या करनी है कि रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, रिवर्स होगा, या इक्विलिब्रियम पे होगा। लेकिन नीचे हमने प्रिडिक्शन करनी है, हमने बताना है केसी के जरिए कि रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट से ज्यादा प्रोडक्ट बना चुका है, या रिएक्टेंट से कम प्रोडक्ट बन रही है, या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे तरतीब से। सबसे पहले आपको ये पता हो कि ये जो क्वेश्चन है, यानी मैं ये क्यूसी की बात कर रहा हूँ, ये जो नीचे रिएक्शन क्वेश्चन है, ये क्या चीज है। जी जी, आवाज आपकी आ रही है, क्या आप कह रहे हैं, कम क्या आवाज कह आ रहे रही है सर। आपकी जो सर यहाँ आवाज से कम आ रही है। यहाँ से आवाज बिल्कुल ठीक जा रही है मोहित। असल में मसला बन रहा है वो आपकी तरफ नेटवर्क के प्रॉब्लम का। तो जैसे ही आपका नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो आवाज ठीक आएगी। और अगर आपको कोई चीज मुश्किल लग रही है, यानी समझ नहीं आ रही, तो आप इसी लेक्चर की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप उसे देख लेना, ठीक है। ग्रुप में वीडियो सेंड कर दूंगा, वो देख लेना, ठीक है। चले, अब मैं माइक ऑफ करने लगा हूँ, ठीक है। चलो, अच्छा, अब आगे देखें। अब आपको मैं समझाने लगा हूँ कि रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है, जिसे मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन क्वेश्चन है, इसको पहले आप अपने दिमाग में बिठा लें कि रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है। किसी भी रिएक्शन के अंदर किसी भी टाइम पर इक्विलिब्रियम आने से पहले यानी इक्विलिब्रियम जनरेट होने से पहले किसी भी टाइम पर रिएक्शन की जो कह लें कॉन्स्टेंट्स होंगे, जो केसी की वैल्यू हम केसी की वैल्यू तो हम निकालते हैं ना जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है। लेकिन अगर रिएक्शन किसी भी टाइम के ऊपर चल रहा हो तो तब हम जो क्यूसी की वैल्यू निकालेंगे उसको हम कहेंगे क्वोशिएंट, रिएक्शन क्वोशिएंट। यानी अगर हम फर्स्ट किया इक्विलिब्रियम पे जब निकालते हैं तो हम लिखते हैं केसी इज इक्वल टू, के ऊपर वाली रिएक्शन के लिहाज से ही, जैसे H2I2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI, तो हम केसी की वैल्यू लिखेंगे कि केसी इज इक्वल टू HI होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2I2 ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। ये हम लिखते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो केसी की वैल्यू है वो प्रोडक्ट्स के जो एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन जब हम क्यूसी को यानी रिएक्शन क्वेश्चन को देखेंगे तो हम वहां पर टाइम लिमिट लगा देंगे, कितने टाइम पर रिएक्शन कितना सा हुआ है। यानी अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं आया, आपने H2 और I2 पे लिए हैं गैसेस और दोनों को अभी मिक्स ही किया है, 1 सेकंड गुजरा है और आपने ये चेक करना चाहते हैं कि उस 1 सेकंड के बाद रिएक्शन कितना हुआ है, क्या वो रिएक्शन ज्यादा स्पीड से हो गया है, कम स्पीड से हुआ है, या अभी इक्विलिब्रियम पे पहुंचा है। तो आप चेक करने के लिए क्या करोगे, उस टाइम पर आपकी कितनी रिएक्टेंट्स हैं और आपकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं उस टाइम स्पैन के अंदर, यानी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर आपकी कितनी रिएक्टेंट से
प्रोडक्ट बन गई हैं, आपने वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी बनी है, उनके एक्टिव मासेस और रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन आपको मिली है, उनकी एक्टिव मासेस को आपने चेक करना है। और चेक करके जो नया क्यूसी जो कह लें कांस्टेंट बनेगा, वो अब किसी भी टाइम के ऊपर, वो इक्विलिब्रियम पर नहीं है, किसी भी टाइम के ऊपर, पहले 1 मिनट पर है, आधे मिनट पर है, या 1 सेकंड 2 सेकंड पर है, वो इक्विलिब्रियम पर अभी नहीं पहुंचा। तो उस टाइम पर आप क्या कहोगे कि उस टाइम पर केसी आप कैलकुलेट नहीं कर रहे, आप उस रिएक्शन की क्यूसी कैलकुलेट कर रहे हो। और वो क्यूसी क्या कहलाती है? उस रिएक्शन की रिएक्शन कोशेंट। अब ये जो रिएक्शन कोशेंट है ये क्या है? अब मैं यहाँ पर इस रिएक्शन के नीचे की तरफ लिखी हुई लाइनें पढ़ रहा हूँ, जो यहाँ पर लिखे हैं वही। withdraw the sample from a reaction mixture and determine the concentrations of H2I2 and HI. Suppose concentration of the component of the mixture are। अब यहाँ से नीचे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि अब आपने रिएक्शन स्टार्ट करवाया, रिएक्शन स्टार्ट ही हुआ है, तो कुछ टाइम के बाद आपने रिएक्शन कंसंट्रेशन चेक की, तो H2 की कुछ टाइम के बाद कंसंट्रेशन थी 0.10, जो I2 था उसकी कंसंट्रेशन थी 0.20 मोल पर डीएम क्यूब, जबकि HI जो थी उसकी कंसंट्रेशन कुछ टाइम के बाद 0.40 मोल पर डीएम क्यूब होगी। अब ये जो T है, ये T टाइम है, जो टाइम इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंचने से पहले है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट पता नहीं बनी है या नहीं, आपने एक खास ड्यूरेशन रख ली कि इस टाइम तक क्या हुआ है। तो देखिए जरा T सबस्क्रिप्ट के बारे में लिखा हुआ है कि T जो है, the concentration symbol means that the concentration are measured at some time। किसी वक्त के ऊपर आपने रिएक्शन की कंडीशंस को मेजर किया है कि रिएक्शन में कंसंट्रेशन H2I2 और HI की कितनी है किसी एक खास टाइम पे, और वो ये पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम पर है नहीं है, या इक्विलिब्रियम से गुजर चुका है, या हमें नहीं पता। तो व्हेन वी पुट दीस कंसंट्रेशन इनटू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, जब हम इस चीज को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन के अंदर डालेंगे, तो वहां पर जो केसी है वो केसी नहीं रहेगा, बल्कि अब वह क्यूसी बन जाएगा, यानी रिएक्शन कोशेंट बन जाएगा। अब इस रिएक्शन कोशेंट के अंदर जो है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्यूसी की वैल्यू जो है वो HI का स्क्वायर एट गिवन टाइम, H2 एट गिवन टाइम और I2 गिवन टाइम के ऊपर जो वैल्यूज हमें ऊपर मिली हैं उनसे आंसर आएगा 8.0। अब यहाँ पर आपको आंसर मिल रहा है कितना? 8.0। ये जो 8.0 है, इसको अब हम कंपेयर करना चाहते हैं केसी के साथ, जब इक्विलिब्रियम HI का H2 और I2 का बन जाता है। अब इक्विलिब्रियम, आपने ऊपर एक इक्वेशन पढ़ी होगी, अगर आपको याद हो, एक न्यूमेरिकल के अंदर हमने देखा था कि H2 और I2 जब HI बनते हैं तो उसमें केसी की वैल्यू 80 होती है। वो न्यूमेरिकल ऊपर गुजर चुका है, आप मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल नंबर 4 है या 5 है, ये आप न्यूमेरिकल में देख लीजिएगा। उस न्यूमेरिकल में वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो केसी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है HI के लिए, HI की इक्वेशन के लिए 80 होती है, 80 होती है वो वैल्यू। तो अगर हम चेक करें या देखना चाहें कि रिएक्शन क्या फॉरवर्ड जाना चाहता है या रिवर्स जाना चाहता है, तो हम कैसे चेक करेंगे उसके लिए? अब आप इस वैल्यू को, जो केसी की वैल्यू है, इसको कंपेयर करोगे उस केसी की वैल्यू से। अब आप में से अगर आपके दिमाग में मैंने वैल्यू डाली है 80, कि केसी की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए कितनी है? 80 यानी 80 है, लेकिन जो क्यूसी की वैल्यू उस टाइम के ऊपर कितनी है? 8.0। तो आपके दिमाग में फौरन बात आनी चाहिए कि केसी की वैल्यू बड़ी है यहाँ पर और क्यूसी की वैल्यू छोटी है। अब जैसे ही आपके दिमाग में ये बात आएगी तो आपके दिमाग में फौरन उसकी इक्वेशन पे नजर जानी चाहिए कि इक्वेशन के मुताबिक केसी की वैल्यू बड़ी तब होती है जब कह लें सॉरी, क्यूसी की वैल्यू कम तब होती है जब प्रोडक्ट कम हो और रिएक्टेंट ज्यादा हो। कैसे? कि ऊपर वाली इक्वेशन में अगर क्यूसी को आप देखें तो ऊपर की तरफ HI एक प्रोडक्ट है और नीचे की तरफ H2 और I2 एक क्या है? रिएक्टेंट्स है। तो केस क्यूसी की वैल्यू तब ही कम हो सकती है जब HI की वैल्यू क्या हो? थोड़ी हो, यानी ऊपर वाला जो नोमिनेटर है, न्यूमिनेटर जो है वो थोड़ा हो, तब क्यूसी की वैल्यू क्या हो सकती है? कम हो सकती है। अगर न्यूमिनेटर बड़ा होगा तो क्यूसी की वैल्यू खुद ब खुद बड़ी होगी। तो क्यूसी की वैल्यू कम तब होगी जब प्रोडक्ट्स कम होंगी। तो आप एक हिंट बना सकते हैं दिमाग में कि प्रोडक्ट्स जब कम होती हैं तो क्यूसी की वैल्यू भी क्या होती है? कम होती है, और प्रोडक्ट्स जब ज्यादा होंगी तो क्यूसी की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये एक हिंट बना रहा हूँ, ये अपने दिमाग में याद रख लें कि जो ये क्यूसी है, ये आपके सामने ये वाला, ये क्यूसी वाला हिस्सा है जिसके ऊपर मैंने अभी ये हाईलाइट किया है। ये क्यूसी वाली इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट यानी HI जो है, ये जो भी प्रोडक्ट आपकी इक्वेशन की होगी
वो प्रोडक्ट जब ज्यादा मिकदार में होंगी तभी क्यूसी की वैल्यू ज्यादा हो सकती है, वरना क्यूसी की वैल्यू कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। तो आपने हमेशा याद रखना है कि क्यूसी की वैल्यू कब ज्यादा होगी, जब आपके रिएक्शन के अंदर जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं उनकी मिकदार ज्यादा होगी, और कम क्यूसी की वैल्यू कब होगी, जब आपकी रिएक्टेंट्स की मिकदार क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो रिएक्टेंट की मिकदार कम हो तो सॉरी प्रोडक्ट की मिकदार कम हो तो क्यूसी कम होगी, और प्रोडक्ट की मिकदार ज्यादा हो तो क्यूसी ज्यादा होगी। ये मैंने 4-5 बार इसलिए रिवाइज किया है कि आप अच्छी तरह ये बात दिमाग में बिठा लो कि क्यूसी की वैल्यू ज्यादा होगी जब आपके पास प्रोडक्ट जो है ज्यादा होंगे, और क्यूसी की वैल्यू कम होगी जब प्रोडक्ट कम होंगे। अब आगे नीचे की तरफ आते हैं। अब आपने यहाँ पर देखिए क्यूसी की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए जो है वो 8.0 है, लेकिन जो केसी की वैल्यू है वो 57 के करीब होती है। वैसे हमने पिछले रिएक्शन में 80 पढ़ी थी, लेकिन जो हमने न्यूमेरिकल किया था, लेकिन यहाँ पर आपकी थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है कि गिवन टेम्परेचर या कंडीशन के ऊपर केसी की वैल्यू कितनी है, 57.0। ओके हो गया। अब 57.0 बड़ा है 8.0 से। अगर 57.0 8.0 से बड़ा है तो हम क्या कहेंगे कि केसी बड़ा है क्यूसी से। क्या कहेंगे, केसी जो है वो बड़ा है किससे, क्यूसी से। तो जो क्यूसी है वो क्यूसी किसी भी गिवन टाइम के ऊपर आपकी रिएक्शन की एक कांस्टेंट्स की वैल्यू है। तो क्यूसी की वैल्यू अब आपके पास छोटी है। अब नीचे कंडीशंस अप्लाई कर दी गई हैं। नीचे देखें, इट रिक्वायर्स मोर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट। आपको जो रिएक्शन है उसको इक्विलिब्रियम पर लाने के लिए जो प्रोडक्ट्स है उसकी मिकदार को बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, वो हमेशा प्रोडक्ट तभी बढ़ती हैं जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कोई चीज बने। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने वाले रिएक्शन को हम कहते हैं कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो आपका रिएक्शन अगर केसी की वैल्यू ज्यादा हो और क्यूसी की वैल्यू कम हो तो हमेशा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। दोबारा रिवाइज कर दूं इसी लाइन को कि जब आपकी केसी की वैल्यू ज्यादा हो, क्यूसी की वैल्यू यानी किसी गिवन टाइम के ऊपर जो आपकी कांस्टेंट की वैल्यू है वो कम हो, तो आपकी रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने को प्रेफर करेगा। और इस रिएक्शन को जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनती है उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो जब केसी बड़ा हो क्यूसी से तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, ये आप याद रख लें। अब नीचे की तरफ एक और आपको सिचुएशन 3 दी गई हैं जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती हैं और शॉर्ट भी आ सकती हैं। कि अगर यहाँ पर मैं सिचुएशंस को हाईलाइट करता जाता हूँ कि अगर क्यूसी जो है वो छोटा हो केसी से, जैसे अभी मैंने एक सिचुएशन पढ़ी है, तो क्यूसी छोटा हो केसी से तो रिएक्शन लेफ्ट से राइट जाएगा यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा। देखिए या नीचे क्यूसी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जब क्यूसी छोटा होगा, यानी ये छोटी सी बॉल बना के बताया हुआ है कि क्यूसी क्या है, छोटा है, और केसी बड़ा सा बना के दिखाया है कि केसी की वैल्यू क्या है, बड़ी है। अब्दुलरहमान आपने रेज हैंड किया, जल्दी से आप क्वेश्चन कर लें ताकि मैं अगला वाला ये हिस्सा पूरा कर दूं। सर जी आपने ऊपर बताया था कि प्रोडक्ट कम है रिएक्टेंट ज्यादा है, इस वजह से 8 कम आ गया क्यूसी। हाँ लेकिन रिएक्टेंट तो सर प्रोडक्ट से ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है रिएक्टेंट से यहाँ पर, तो वरना तो सर ये 0 पॉइंट समथिंग जवाब आ जाता अगर प्रोडक्ट। एक मिनट आपकी प्रोडक्ट है ऊपर की तरफ, जो इक्वेशन है उसमें प्रोडक्ट ऊपर लिखी जाती है, रिएक्टेंट नीचे लिखी जाते हैं। अगर आप इक्वेशन को देखें तो प्रोडक्ट ऊपर होते हैं, रिएक्टेंट नीचे। और कोई भी चीज जो नॉमिनेटर में होती है यानी ऊपर की तरफ होती है वो हमेशा उसकी वैल्यू जो साइड वाली कह लें क्यूसी की वैल्यू है उसको बढ़ाएगी। अगर वो बढ़ेगी तो ऊपर वाली वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर वो वैल्यू कम होगी तो ऊपर वाली वैल्यू भी कम होगी। ठीक है, आप आंसर को सोच रहे हो क्या उसका नाम है उल्टा, यानी आप रिएक्टेंट को बेस बना रहे हो प्रोडक्ट की जगह। यहाँ हालांकि क्वेश्चन में जी जी पूछ लो आप। दूसरी बात ये केसी 57 कहाँ से है? किसका 57.0? ये रिएक्टेंट को, ये आपने रिएक्शन को करवाया और इक्विलिब्रियम पर लाने के बाद इसकी वैल्यूज को नोट किया, यानी ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद की कंडीशन है। यानी पहले आपने एक्सपेरिमेंट करके चेक किया, पहले ही रिएक्शन करवाया हुआ था और उस पर आपने केसी पहले कैलकुलेट की हुई थी इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, पहले कैलकुलेट की हुई केसी है जो आपको कांस्टेंट गिवन होते हैं, आपको नेट के ऊपर भी अवेलेबल होते हैं केसी के कांस्टेंट वैल्यूज। लेकिन जो क्यूसी की वैल्यूज हैं वो जी वहां पर टेम्परेचर डिफरेंट होगा, यानी डिफरेंट टेम्परेचर पर केसी की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट केसी हो सकती है, यहाँ पर हो सकता है डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट हो। ठीक है,
अच्छा चलें आगे। अब आपकी क्यूसी वैल्यू जब कम हो तो और केसी वैल्यू ज्यादा हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। लेकिन अगर इसका उल्ट हो जाए यानी क्यूसी जो है वो ज्यादा हो, केसी कम हो, तो फिर हम क्या कहेंगे कि रिएक्शन जो है उसमें प्रोडक्ट ज्यादा है और रिएक्टेंट कम है, तो इक्विलिब्रियम पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा उन्हें उन्हें रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगी यानी राइट से लेफ्ट की तरफ रिएक्शन जाएगा। तो लिखा हुआ है रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन रिवर्स डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए रिएक्टेंट से सॉरी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगी अगर क्यूसी की वैल्यू ज्यादा हो। ठीक है, आगे नीचे तीसरा हिस्सा जो है वो क्यूसी जो है केसी के बराबर हो, क्यूसी केसी के बराबर हो तो ये जो आपके पास वैल्यू होगी तो वैल्यू जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा उतने ही रिवर्स रिएक्शन हो रहा होगा। तो आप उस टाइम पर कह सकते हो कि क्यूसी अगर केसी के बराबर हो तो आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन्ड है। ठीक है, आपके रिएक्शन का जो टाइम है 7 मिनट 32 सेकंड रह गए हैं। इसके बाद दोबारा लेक्चर हम स्टार्ट कर लेंगे। कुछ बच्चे लेट आए थे और ये लेट आना आपके लिए नुकसानदेह है क्योंकि आधा लेक्चर गुजर चुका होता है और आप उस टाइम लेट आते हो। तो बेहतर है जिस टाइम आपको गिवन टाइम दिया हो उस टाइम पर आया करो। चलें, अब आपकी ये जो चीज है कि केसी की वैल्यू क्यूसी से जब ज्यादा होगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, केसी की वैल्यू क्यूसी से कम होगी तो रिवर्स रिएक्शन होगा, और केसी क्यूसी बराबर होंगे तो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ये तीनों थी क्या प्रेडिक्शन हमने किया कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड हुआ है, ज्यादा रिवर्स हुआ है, या फिर कह लें इक्विलिब्रियम पे है, ये चेक करना है। यानी रिएक्शन हो चुका है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, रिएक्शन के अंदर ज्यादा प्रोडक्ट है या ज्यादा रिएक्टेंट है, या फिर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। इसको चेक करने के लिए हमारा जो कह लें प्रिडिक्शन है वो है, हम पढ़ेंगे प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के अंदर कि हम रिएक्टेंट की एक्सटेंट देखेंगे कितने एक्सटेंट तक रिएक्टेंट जो रिएक्शन है वो हुआ है। तो उसके लिए नीचे 3 पॉइंट्स हैं, उन 3 पॉइंट्स को सीधा सीधा हम डिस्कस कर लेते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ केसी वैल्यू, स्मॉल नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, और तीसरी है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी नीदर स्मॉल नॉर लार्ज। तो इन तीनों वैल्यूज के अंदर अब अगर आप केसी के वैल्यू को देखें तो केसी में मैंने आपको बताया कि केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन की जो मल्टीप्लाई है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई। यही मैंने बताया था कि केसी क्या होता है, प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई एक्टिव मासेस का कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की एक्टिव कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई होता है। तो अगर आप इस लिहाज से देखें तो केसी ज्यादा कब होगा, जब प्रोडक्ट ज्यादा होंगी और रिएक्टेंट कम होंगे, और केसी कम कब होगा, जब रिएक्टेंट कम होंगे, प्रोडक्ट कम होंगे और रिएक्टेंट ज्यादा होंगे। तो केसी की वैल्यू ज्यादा तब होगी, ज्यादा होना केसी की वैल्यू ये बता रही है कि आपकी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन गई है और रिएक्टेंट आपके इक्विलिब्रियम की पोजीशन के ऊपर बहुत कम है। ये चीज क्या बताएगी, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। लेकिन अगर स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी की तो ये बताएगी कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो उस टाइम पर आपके प्रोडक्ट्स कम हैं, रिएक्टेंट्स ज्यादा हैं। तो दोबारा मैं रिवाइज कर लूँ इन दोनों बातों को कि केसी की वैल्यू लार्ज तब होगी जब इक्वेशन के मुताबिक प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगी, रिएक्टेंट्स कम होगी, तब इक्विलिब्रियम अटेन होगा। तो हम कहेंगे कि केसी की वैल्यू में प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं, रिएक्टेंट कम है। और ये देखें यहाँ आपके सामने केसी की वैल्यू दिखाई हुई है कि ये 2.2 10⁻22 है सीओ और O2 के रिवर्सिबल रिएक्शन से CO2 के बनने में। और उसके बाद नीचे की तरफ जो आपके स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके अंदर देख लें। जवाद शफी आपका मैं माइक एक बार ऑफ कर रहा हूँ, आपकी क्वेश्चन मैं अभी लेता हूँ लास्ट 5 मिनट के अंदर या अगले सेशन के अंदर। अभी ये सेशन स्टार्ट करते हैं 4 मिनट के बाद, ठीक है। अच्छा, स्मॉल की न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी कब होगी, जब आपके प्रोडक्ट्स कम होंगे, रिएक्टेंट्स ज्यादा होंगे। प्रोडक्ट्स कम होंगे, रिएक्टेंट्स ज्यादा होंगे तो आपकी केसी की वैल्यू कम होगी। और यही बात इस पैराग्राफ में भी लिखी होगी कि जब केसी की वैल्यू जो है रिएक्शन की स्मॉल होगी तो ये इंडिकेट करती है कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन उसमें स्मॉल कन्वर्जन हुई है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, जिसके मुताबिक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत कम है। ठीक है, और इसी चीज को यहाँ पर लिखा है केसी की वैल्यू माइनस में है 3.0 10⁻⁹ ये -9 में केसी की वैल्यू है जो बता रही है कि ये रिएक्शन जो है बहुत थोड़ा सा हुआ है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, और रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट बहुत थोड़ी है। ठीक है, जबकि नीदर स्मॉल नॉट लार्ज वाले कंडीशन के अंदर जितने रिएक्टेंट होंगे
तकरीबन उतने ही प्रोडक्ट होंगे, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल करेंगी केसी के अंदर, और जो आंसर आएगा वो आंसर ऐसा होगा जो इक्विलिब्रियम, मुकम्मल इक्विलिब्रियम पे होगा, जिसमें इक्विलिब्रियम के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल होंगी। जैसे यहाँ पर देखें केसी की वैल्यू 0.211 है, इस कंडीशन के ऊपर जितने रिएक्टेंट है उतने ही प्रोडक्ट हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार तकरीबन बराबर जब होगी तो हम कहेंगे कि ये केसी की वैल्यू ना बड़ी है ना कम है, बल्कि बराबर की है, इक्विलिब्रियम की है। इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर पहुंचा है, इस पॉइंट पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों तकरीबन कंपेरेबल यानी एक खास इक्वल अमाउंट में है। ठीक है, तो अब आपकी जो ये तीनों टॉपिक्स हैं, दोनों टॉपिक्स हैं, एक में हमने ये देखा कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा या फिर इक्विलिब्रियम पे चल रहा होगा किसी भी गिवन टाइम पर। और दूसरे हिस्से में हमने ये देखा कि केसी की वैल्यू कैसे हमें बताती है कि प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट ज्यादा है, या फिर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर मिकदार में। ठीक है, ये नीचे वाले जो क्वेश्चन है इनके आंसर ये जो आपके, एक मिनट नीचे करता हूँ मैं, इन वैल्यूज को आपने याद रखना है। जो केसी की वैल्यूज आपको हर रिएक्शन के आगे दी गई हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं या एमसीक्यूज में आ सकती हैं, तो आपको ये एमसीक्यूज याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, केसी की वैल्यू N2 फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन NO2 2NO2 के लिए कितनी है 0.211। अगर यही वैल्यू आप NH3 के लिए रिएक्शन के लिए करेंगे तो वो कितनी है 3.010⁻⁹। और अगर आप ऊपर वाले रिएक्शन CO के लिए से करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो ऊपर दी गई है। ठीक है, नीचे ये जो आपकी टेस्ट योरसेल्फ है इसको आपने करने की कोशिश करनी है, ये मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ रहा है तो आप इजीली इन रिएक्शंस को, इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, अब आपकी इस बुक के अंदर ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये वाला, यूज ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, तो इसके अंदर आपको एक दो एमसीक्यूज मिलेंगे और उसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आप देख लें, इसको मैं हाईलाइट करवाता हूँ आपको, सिर्फ इसके बारे में मेन पॉइंट दे देता हूँ, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपकी एटमॉस्फेयर में दो गैसेस हैं, एक है ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, जो आपकी एटमॉस्फेयर का 99% बना रही हैं एटमॉस्फेयर की गैसेस। और ये जो 99% गैसेस की जो परसेंटेज है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये यूज होती हैं बहुत ज़्यादा सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने में। जैसे नाइट्रोजन गैस जो है अमोनिया प्रिपेयर करने में यूज होती है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने में यूज होती है, जबकि ऑक्सीजन गैस क्या प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके अलावा जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी प्रोडक्शन के लिए भी ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसको बाद में दोबारा यूज किया जाता है। यानी ऑक्सीजन से सल्फर डाइऑक्साइड बनती है और सल्फर डाइऑक्साइड से फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। और आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल्स है, यानी बादशाह है केमिकल्स का, एसिड्स का बादशाह है। तो आपने याद रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए कौन सी गैस यूज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी गैस यूज होती है, ऑक्सीजन गैस। ये आपको याद रखना होगा, ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू आ सकता है इस पर छोटे से साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सोसाइटी वाले हिस्से में से। तो आपने इसको अच्छी तरह करना है। आगे नीचे की पॉइंट्स है, इसको आप जैसे जैसे पढ़ोगे ऊपर वाले पूरे पूरे चैप्टर की आपको एक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी इस की पॉइंट्स के अंदर। उसके अलावा कॉन्सेप्ट डायग्राम है, इस कॉन्सेप्ट डायग्राम को मैं हल्का फुल्का आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो दो तरह के हैं, एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है